नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप अवस्थी जी। और प्रदीप जी, लगातार एक विषय जो हम अपने दर्शकों के बीच में लेकर आ रहे हैं वो अयोध्या रेप कांड से जुड़ा है। जी। अयोध्या केस जिसे हम लगातार कह रहे हैं। अयोध्या केस पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस विषय को सबसे पहले विधानसभा के पटल पर रखा, उसके बाद ढेर सारी सियासत, पीड़िता की हालत को देखते हुए उसको लखनऊ लाना और अयोध्या जिले की एक विधानसभा पर उपचुनाव होना, जी। सियासत भी जुड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है, महिला सुरक्षा अस्मिता के सवाल भी उठ रहे हैं, ढेर सारे प्रकरण हैं और इस घटना में ढेर सारे अपडेट हैं जो हर दिन आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए, 2 दिन रहे, पूरी एक रात भी उन्होंने वहां पर बिताई। कई लोगों से मुलाकातें हुई हैं और उसमें जानकारी मिल रही है कि इस केस से जुड़े लोगों से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, इस केस से जुड़े फीडबैक भी उनको मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में क्या क्या किया, अगर इससे हम इस बातचीत को शुरू करें तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कर जी। और अयोध्या के दुष्कर्म कांड पर हम दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पहली बार अयोध्या गए और उनकी टाइमिंग भी वो रही जब ये दुष्कर्म कांड हुआ। ये एक संयोग की बात भी हो सकती है और उनके पहले से तय कार्यक्रम होते हैं कि कब कहाँ जाना है, उस लिहाज से वो अपना दौरा तय करते हैं। लेकिन उनके जाने की टाइमिंग और लोकसभा चुनाव विधानसभा उपचुनाव, हम दोनों चीज़ों को इसकी तैयारी से जोड़कर देख सकते हैं। हम्म। तैयारी से ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा करी, अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात करी, और दूसरी तरफ जो दुष्कर्म पीड़िता है उनके समाज के लोगों से मुलाकात करी। समाज के लोग उनके पास गए थे मुख्यमंत्री के, लेकिन एक मुलाकात हुई। हम्म। जी। अब आप जैसे बता रहे हैं मुलाकात हुई, बतौर पत्रकार हम सब हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि अंदर खाने क्या हुआ ये पता चले। उस मुलाकात में हुआ क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब समाज के लोगों से बात की, जो जानकारियां छनकर सामने आई जी, हों, क्या वो बातें रही? उसमें समाज के लोगों की तरफ से एक तो संतुष्टि जताई गई, सरकार का धन्यवाद दिया गया कि जो कार्रवाई चल रही है ये संतोषजनक है। पीड़ित परिवार भी अ, इस कार्रवाई से संतुष्ट है। और अभी आपने पढ़ा अखबार में, पता चला कि लड़की का, जो पीड़ित लड़की है, उसका गर्भपात भी बहुत सकुशल तरीके से लखनऊ के केजीएमयू में करा दिया गया है। तो ये भी सरकार की बदौलत ही संभव हुआ, नहीं तो कौन उसकी सुध लेता। हम्म। तो ये सारी चीज़ें लेकर के समाज के लोग मुख्यमंत्री के पास गए और अपना धन्यवाद ज्ञापित किया उनको। क्या इस केस से जुड़े कोई और अपडेट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की भी एक मीटिंग हुई, वहां पर जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जनप्रतिनिधियों की बैठक के अलावा कई अधिकारियों की बैठक भी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मिले वहां प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। क्या इस केस से जुड़े अपडेट को भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनिटर किया है? ऐसी जानकारियां भी? जी, केस से जुड़े अपडेट्स को भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। दूसरा, इस एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि लोकसभा सीट गंवाने के बाद मुख्यमंत्री जब पहली बार अयोध्या गए, तो अफसरों से भी उन्होंने वो बातें जानी कि आखिर हम क्यों हारे। हालांकि हार पर समीक्षा तो बहुत लंबे समय से चल रही है, जी। लेकिन फिर भी अफसरों से जाना हमारी चूक कहाँ रही, हम कौन से ऐसे काम हो गए जो जनता ने पसंद नहीं किए, वजह क्या रही, वो सारी चीज़ें जानी उन्होंने। नेताओं से भी मिले, अलग अलग भी मिले, सामूहिक रूप से भी बैठकें हुई, रात भर रुके। तो कुछ रिपोर्ट्स मीडिया के पास होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, लेकिन चर्चा ये है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर मंथन किया, पुरानी हार और ये जो घटनाक्रम चल रहा है, दोनों पर ही उन्होंने इसकी समीक्षा करी। एक पत्रकार के तौर पर प्रदीप जी, क्योंकि अयोध्या को, उत्तर प्रदेश की सियासत को, दोनों ही चीजों को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं, क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक केस पर इस तरीके का इंटरेस्ट लेते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये सवाल विपक्ष की ओर से इशारों इशारों में खूब पूछा जा रहा है। ये एक केस का मसला नहीं है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि वो सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। अभी आपको एक प्रकरण में याद दिलाता हूँ, जब लखनऊ में भारी बारिश हुई थी और गोमती नगर में पानी भर गया था सड़क पर, तो कुछ उद्दंडों ने कुछ हरकतें करी थी, राहगीरों पर पानी गिराया और राह चलती लड़कियों के साथ कुछ छेड़खानी की भी घटना आई थी। उसमें भी मुख्यमंत्री ने बहुत कड़ी कार्रवाई करी। उसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी हटा दिए और 5 पुलिसकर्मी थानेदार समेत निलंबित कर दिए। तो ये कोई पर्टिकुलर मामला नहीं था। तो हम
एक सप्ताह पहले की घटना को क्यों ना याद करें। ठीक बात है। अब जैसा आपने जो बीच में बताया था उस पर आते हैं। पीड़िता को, जो कि नाबालिग है, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर इलाज के लिए लखनऊ लाया गया। जी। और चूंकि 3 महीने का करीब गर्भ था, जो कि बताया जा रहा है 12 हफ्तों का, जी। तो क्या जटिलताएं थीं और अब उसकी हालत, उसकी अपडेट क्या है? जी। मेडिकल बुलेटिन जो जारी हुआ है उसके मुताबिक पीड़ित लड़की अभी ठीक है, उसकी हालत में सुधार हो रहा है। हमारे डॉक्टरों से बात हो रही थी तो उनका ये कहना है कि 14 वर्ष की उम्र गर्भधारण के लिए उचित नहीं होती है और उसकी तमाम जटिलताएं भविष्य में सामना करना पड़ता है पीड़ित व्यक्ति को, तो उस तरह की रहीं। और चूंकि 12 माह का भ्रूण था, उसे निकालना भी आसान नहीं था, तो डॉक्टरों ने बहुत मेहनत के साथ बहुत सफल तरीके से उसका गर्भपात कराया। हम्म। क्या प्रोसीजर अपनाया ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सफल रहा। सफल रहा। चलिए, ये बहुत जरूरी है और हम भी यही चाहेंगे कि जी। पीड़िता सकुशल हो। वापस अगर इस मामले पर लौटूं, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी निवास 5 मार्ग पर पीड़िता के परिवार से सीधी बात की थी। जी। तब भी बातें हुई थी और तब कुछ नए अपडेट सामने आए थे, जिसमें परिवार को सुरक्षा, परिवार की संतुष्टि, या परिवार को या लड़की के इलाज, और उसके बाद ही पीड़िता को जी। लखनऊ लाया गया, सुरक्षा की बात कही गई। क्या कुछ मांगे परिवार ने की थी और क्या कुछ है जो शासन प्रशासन की ओर से इस मामले में किया जा रहा है? जी। एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई होगी, और सरकार ने उस वायदे को पूरा किया। उचित कार्रवाई हो रही है। जो आरोपी है उसकी बेकरी, उसकी ज़मीन पर बुलडोजर चल चुका है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक संतोषजनक कार्रवाई अब तक मुख्यमंत्री की तरफ से की जा चुकी है। पीड़ित परिवार यही चाहेगा कि उसकी बच्ची के साथ जो गलत हरकतें हुई, उसके दोषी जेल में हैं, और जो अपने वर्चस्व को लेकर के उन्होंने संपत्ति बनाई और वहाँ उन्होंने जो वर्चस्व कायम किया, सरकार ने उसको ख़त्म किया। अब एक अंतिम सवाल इस पूरी बातचीत के क्रम में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने पहले भी बात की थी, मोहित खान, संपत्तियों पर कार्रवाई, बुलडोजर चलना, खरीद फरोख्त पर शामिल होना, वो तमाम चीजें हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने एक स्टैंड लिया, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने, कि आप डीएनए टेस्ट करिए, डीएनए टेस्ट की मांग से के जरिए ही कुछ चीजें सामने आ पाएंगी, और जिस तरीके से सरकार ने एक स्टैंड लिया कि नहीं, न्याय मिलेगा और जो भी संलिप्तताएं होगी, और खुद मुख्यमंत्री जब मॉनिटर कर रहे हो तो आप कोताही की उम्मीद नहीं कर सकते। इन दोनों ही स्टैंडों से क्या इसके सियासी मायने भी हैं, इन दोनों स्टैंड्स के, या ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और दो पार्टियां उस पर अपने अपना स्टैंड रखें, या इसके पीछे एक सियासत है, और अगर है तो क्या नफा और क्या नुकसान दिख रहा है? कानून व्यवस्था का मसला तो है ही, और सियासत भी है, और इसी सियासत के जरिए हम उपचुनाव में हार जीत तय होगी, ये सभी जानते हैं। और सरकार का मत ये है कि हम कितनी अच्छी कार्रवाई कर लें, कितने अच्छे तरीके से जनता के सामने ये पेश करें कि सरकार कार्रवाई करने वाली है। सरकार ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष का रवैया कैसा है। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने नेता पर अभी भी कार्रवाई नहीं की। एक बात, समाजवादी पार्टी ने ये मांग की थी कि आप कैसे तय करेंगे कि वही आरोपी हैं, आपने डीएनए क्यों नहीं कराया। सरकार ने उनको मात दे दी, डीएनए के लिए सैंपल भेज दिया। अभी तो विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। जो भी नतीजे आए, लेकिन सरकार कहीं बैकफुट पर नहीं है। दूसरी बात, मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद अखिलेश यादव अभी पीड़ित परिवार से मिले नहीं, जबकि मुख्यमंत्री न सिर्फ पीड़ित परिवार से मिले, बल्कि अयोध्या जाकर के भी उस समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात करी। तो ये भी एक फ्रंट फुट पर खेलना हो गया मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर उपचुनाव जिताने के लिए खुद को आगे रखा है। उन्होंने एक बड़ी चुनौती खुद के सर पर ली है। ये है। अब आपने कह दिया, हालांकि मैंने कहा था अंतिम सवाल, लेकिन ये होता है कि कई बार जवाबों में कोई चीज निकल आए। ये जो डीएनए वाली बात है, ये एक नया अपडेट है जो आप बता रहे हैं, और आज हम उस चर्चा में उस बात को नहीं ले पाए, लेकिन अब मैं पूछूं, डीएनए की मांग थी, सैंपल भेजा है, क्या कुछ प्राइमा फेसी तौर पर निकल कर सामने आया है? अभी नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि लेकिन एक जटिलता ये रहेगी कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, इसमें किसी एक व्यक्ति का भी सैंपल का अगर मिलान होता है तो कोई आरोपी उससे बचेगा नहीं। बचने का रास्ता सिर्फ कोर्ट के जरिए ही आएगा। अगर किसी एक व्यक्ति का सैंपल भी मिल गया तो आरोप दोनों पर ही समान रूप से चलेंगे। प्रदीप जी, किस किस के सैंपल भेजे गए, अगर वो जानकारी थोड़ा आप हमारे दर्शकों को दे पाए? ये भ्रूण का सैंपल भेजा गया है, और लड़की के
शरीर से मिले सीमन से मैच करने के लिए। क्या आरोपियों की भी डीएनए मैचिंग, और मतलब सैंपल सीमन- किन किन के लिए गए हैं? सैंपल दोनों आरोपियों के लिए गए हैं। खून के हम्म। सैंपल लिए जाते हैं हम्म। और बालों के सैंपल लिए जाते हैं और भ्रूण का सैंपल लिया गया। मतलब भ्रूण का उनसे सैंपल मिला, लड़की हाँ के शरीर से जी, और आरोपियों के बालों और खूनों के हाँ सैंपल, ताकि नाखून, मिलान हो सके। बिल्कुल, नाखून, हाँ वो डीएनए के अपने तौर तरीके जो होते तरीके हैं। होते हैं, ठीक जी, है। नाखून का भी सैंपल लेते हैं, खून का भी, बालों के जरिए भी। क्या कई कोई ऐसी जानकारी कि डीएनए की रिपोर्ट कब तक आएगी? इसको 2 से 3 महीने लग सकते हैं। 2 से 3 महीने, यानी जी। हम ये मान के चलें जब चार्जशीट रखी जाएगी जी, तब डीएनए की रिपोर्ट उसमें एक सबूत के तौर पर हो सकती शामिल है। हो और जैसा सकती है। आपने कहा कि अगर साक्ष्य में किसी एक से भी मिलान होता है जी, तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक एविडेंस हो जाएगा, एक वैज्ञानिक आधार हो जाएगा। जी, प्राथमिक तौर पर तो पुलिस के पास आधार हैं ही हैं, लड़की की गवाही या जो वो मोबाइल रिकॉर्ड और तमाम फोन कॉल की बात कर रही है, एक वैज्ञानिक आधार और जुड़ जाएगा इस जी, केस में। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट को बताने के लिए। और आगे भी, जैसा हमने कल भी कहा था, ये उम्मीद हम रखेंगे कि लगातार जो इस बड़े मामले पर अपडेट होंगी, चाहे वो अयोध्या से हो, चाहे उसमें लखनऊ शामिल हो, उसमें कोई सियासत जुड़ी हो, तमाम चीजें, या इसके अलावा भी अन्य विषयों पर आपकी राय हमको मिलती रहेगी। और हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स को आप खूब देख रहे हैं, खूब पसंद कर रहे हैं। एक और अपील जो हम हमेशा करते हैं कि आप कोई और एंगल, किसी भी चीज को या किसी और अन्य खबर को हमारे उजाला उत्तर प्रदेश पर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय, अपनी वो विषय, अपनी वो मान जरूर लिखें। इसके अलावा इस पूरे वीडियो के भी बारे में आपकी जो राय हो वो भी जरूर लिखिए, और साथ में हमारे उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।